अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नैब ने पहले हुकूमती वजीर को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को आज नैब ने बुलाया था। अलीम खान नैब के सामने पेश हुए, लेकिन अपने ऊपर लगे इल्जामात पर वो नैब को मुतमईन ना कर सके, जिस बिना पर अलीम खान को नैब ने हिरासत में ले लिया और अब कल उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। अलीम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर रुकने असेंबली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, बैरून मुल्क आमदन से जायद असासे बनाए, 2005 और 2006 के दौरान में पेश किया जो जाएगा। और ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर बहुत कॉन्क्रीट साबित हुए, क्योंकि वो इन इल्ज़ामात को नैब में साबित जो है बेगुनाह अपने आप को नहीं कर सके, मुतमईन नहीं कर सके। मजीद आगे चल के ये भी उसमें कहा गया कि 2006, 5 और 6 के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात और बरतानिया में मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनीज भी उन्होंने बनाई। लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में मेसर्स A&A कंपनी बनाई, 900 कनाल अराजी भी बनाई, जबकि मजीद 600 कनाल अराजी की खरीदारी के लिए एडवांस रकम भी अदा की। जिसके बाद अलीम खान ने बतौर सीनियर सूबाई वजीर पंजाब से अपने ओहदे का इस्तीफा दे दिया और अपना केस अदालत में लड़ने का ऐलान किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी पर कोई सियासी जमात इस वक्त हम देख रहे हैं कि शादियाना नहीं बजा रही, जबकि तहरीक इंसाफ हमेशा अपने मुखालफिन की गिरफ्तारियों पर शादियाने बजाती आई है। इसके बरक्स नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि उन्हें नैब के हाथों अलीम खान की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, क्योंकि नैब सियासत ज़्यादा हो गया है और वो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे अमल को बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं। अलीम खान की एक और वजह शोहरत नाज़रीन ये भी है कि उन्हें मुखालफिन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का ATM भी कहा जाता था। अलावा गुज़श्ता रोज एक बड़ा बयान भी सामने आया। वो बयान था वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का, जो उन्होंने आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में दिया। वो बयान क्या था, आइए पहले वो सुनाते हैं। अगेन जो है वो एक नैब के अंदर एक प्रोविजन है, वो नैब को अगर देते हैं $3 बिलियन नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है एक्यूमुलेट करने का, इस तरह शहबाज शरीफ साहब यानी $3 अरब अगर मियां साहब दे दें 300 बिलियन के ये केसेस हैं इस वक्त, $3 बिलियन के, यानी 300 अरब रुपए, 300 अरब रुपए जी, तो वो उनकी जान छूट सकती है। मतलब एक ऑप्शन नैब लॉ में तो है और ये इस्तेमाल किया जा सकता है किसी जगह, तो नैब जाने। देखिए हमारा जो काम था वो हमने तो कर दिया। जी नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत कहती आई है कि वो किसी को NRO नहीं देगी, लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि प्ली बारगेन हो सकती है। फवाद चौधरी के इस बयान पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं कि आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास के बाद फवाद चौधरी ने क्या कहा। ये कहना कि किसी को NRO मिल जाएगा ये नामुमकिन है। जो NRO है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब डील मिलेगी ना ढील, इसका राग अलापने वाले वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि वो 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहानी से पर्दा उठाएंगे। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बताऊंगा कि सियासी सूरत हाल जो जितनी अफवाहें हैं वो जो फैल रही हैं, मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई ढील और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। अब आपको बताएं कि जब सियासी बिसात पर सियासतदान अपनी चालें चल रहे हैं, ऐसे में कानून की हुक्मरानी और आइन की पासदारी पर सुप्रीम कोर्ट से फैजाबाद धरने का तहरीरी फैसला जारी हुआ, जिसके दूर रस नताइज होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम के 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान को आइन सियासी अमल में शमूलियत और हिमायत से रोकता है। साथ ही यह भी कहा कि बावर्दी अफसर के मुजाहरे में पैसे तकसीम करने में मुलव्विस होने का तासुर उभरा है। खिलाफ वर्जी पर हुकूमत, आर्मी चीफ, फजाइया और नेवल सरबराह को कार्रवाई का भी कहा गया है। एहतजाज आईनी हक है, और लेकिन इसे पुरअमन और कानून के दायरे में
होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तस्करा करता चलो, तारुफ कराता चलो। इस वक्त कराची करेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, जबकि इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, और लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। हाशमी साहब, आज क्या सूरत हाल देखने में आई? एक बड़ी कार्रवाई देखी गई नैब के हवाले से, जिसमें अलीम साहब जो है वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं बाकायदा, और उससे पहले ये जो मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि शायद इस तरफ रुख ना हो, लेकिन फिर बैलेंसिंग एक्ट की भी बात हो रही थी, और ये भी इशारे मिल रहे थे कि अब जो है वो कार्रवाई पीटीआई के कैंप में होगी। क्या कहेंगे हाशमी साहब? देखिए, अगर क्या सराइयों को छोड़ दें तो अलीम खान का केस है जो कि काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रहा था कि जब वो वज़ीर आला पंजाब के मजबूत उम्मीदवार थे तो इमरान खान को साथियों ने यही मशवरा दिया था कि ये किसी मरले पे भी जो है सुबकी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इनको वज़ीर आला ना बनाया जाए। अलीम खान ने मुतअद्दिद बार मीडिया के सामने गुस्से का इज़हार किया कि मुझे मीडिया और कुछ एंकर पर्सन जो है वो मुजरिम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं और मेरी सियासत के पीछे पड़ रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद यही था कि शायद मीडिया ने बार बार हुकूमत को और नैब को याद दहानी करा के तो मेरे जो उम्मीदवार होने की दौड़ से मुझे निकाल दिया है। तो फिर आज वो स्टेज बिल्कुल आई है। बहरहाल उसको सियासी प्रेशर की वजह से, एक मजबूत पार्टी का फाइनेंसर होने की वजह से सीनियर वज़ीर तो बना दिया गया था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी से ये साबित हो गया है कि ये इमरान खान का फैसला बिल्कुल ठीक था कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने से ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ता। यकीनन अपोजिशन का दबाव था बैलेंस करने के लिए कि वन साइडेड पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो है एहतसाब की ज़ात में लिया जा रहा है, और इस सारी फहरिस्त में पीटीआई के जितने भी केपी के और पंजाब के रहनुमा हैं इनमें अलीम खान का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता था। असल इशू ये है कि अलीम खान का जो केस है वो ख्वाजा बरादरान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। ख्वाजा बरादरान पे तो एक आध इल्ज़ाम है पैरागान की मलकियत के हवाले से, लेकिन ये जो नैब ने अगर कोई ये मसनूई काम करना होता तो आज जो उन्होंने डिक्लेरेशन जो एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने इनकी पार्क व्यू सोसाइटी 1500 कनाल अराजी खरीदने यूके और यूएई में ऑफशोर कंपनियां, और उन ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए एक बड़ी रकम जो है वो ट्रांसफ़र करने का जिक्र किया है कि ये तहकीकात होंगी। और उन्होंने बताया है कि जिस वक्त इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं तो उनके वो वसाइल वो साबित नहीं कर सके, मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके कि उस वक्त इतने अरबों रुपए इनके पास कहाँ थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने एक बात और इलेक्शन कमीशन में इन्होंने 91 करोड़ के असासे जो है वो जाहिर किए हैं। अब इनका जो लाइफ स्टाइल है या इनके जो दीगर इनके जो प्रॉपर्टीज जाहिर तौर पे हैं, लाहौर के अंदर हैं, प्लाजे हैं, दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, यूएई में हैं, यूके में हैं, तो वो मैच नहीं करती उन 91 करोड़ से जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाहिर किए हैं। तो इस तनाजुर में आज जो इनकी गिरफ्तारी है ये आगे देखेंगे कि ये क्या सूरत इख्तियार करती है। अलीम खान तो नैब को मुतमईन नहीं कर सके तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब नैब को मुतमईन करना पड़ेगा कि अगर इतनी लंबी फहरिस्त उन्होंने निकाली है तो वो किस तरह प्रूफ करेंगे। अगर प्रूफ ना हो सके तो फिर आप समझे कि सबको एनआरओ देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं जरा तारिक चौधरी साहब। अलीम खान की गिरफ्तारी के ऊपर इस वक्त बात चल रही है और जाहिर है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो अब जाके जुड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल डेब्यू था वो 2002 में होता है और एक तवील अरसा जो है उनकी एसोसिएशन जो है वो PMLQ के साथ रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ रही है, उनकी कैबिनेट में भी वो रहे सूबाई उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, कुछ और भी जो है नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, एक तो अलीम खान जो है वो अगरचे निस्बतन बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे, 2013 में 2012 में आए थे और उसके बाद उनको आपको याद होगा कि इंतखाबात में टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली जब उन्होंने लाहौर का ज़िमनी इंतखाब लड़ा अयाज सादक के मुकाबले में और बड़ा टफ टाइम दिया। आपको याद होगा कि हाशमी साहब की खिदमत के लिए मैं भी वहाँ था और वहाँ हमने वो इलेक्शन देखा। जिस तरीके से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा वो उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ लगा दिया था। उसके बाद आप ये देखें कि जो 2018 के आम इंतखाबात थे उसमें भी और इसके दरमियान जितने ज़िमनी इंतखाब हुए उन सब में
अलीम खान का बहुत रोल हुआ करता था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि 2018 के इंतखाबात में लाहौर में अगर किसी ने डेंट डाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में, तो वो ये फर्द वाहिद अलीम खान थे। उन्होंने पैसे खर्च किए, वो मुतहर्रिक थे, जो भी था। और इमरान खान के लिए उनकी इतनी अहमियत थी कि उन्होंने लाहौर में इमरान खान साहब की सीट पे ज़्यादा तवज्जो दी, अपनी कौमी असम्बली की सीट के पे इतनी तवज्जो नहीं दी, लिहाजा वो हार गए और सूबाई असम्बली की सीट जीत गए। अब इशू ये है कि एक तो उनकी अहमियत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि आगे भी कुछ और लोग आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 के बाद और उससे पहले एक ही बयानिया था कि उनकी जमात के अंदर जो है वो करप्शन की या उन लोगों की कोई जगह नहीं है जिनके ज़ात पर कोई उंगली उठे। लेकिन अगर आप देखें तो अब तक जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उनके बारे में भी, उनके ऊपर भी नैब में केसेस हैं। और कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2-2.5 माह पहले, जब वो नैब में पेश हुए और जब उन्होंने नैब की पेशी से बाहर आकर कहा कि मुझे नैब ने क्लीन चिट दे दी है, तो अगले दिन नैब को यह बयान जारी करना पड़ा कि उनको कोई चिट नहीं दी, बल्कि उनको दोबारा तलब किया जा सकता है। बाबर अवान साहब जो हैं, उनके बारे में भी केसेस हैं, उनको भी जाहिर है इस्तीफा देना पड़ा, जो मशीर थे गालबन वो। इसके अलावा अगरचे वो करप्शन की वजह नहीं है, लेकिन आजम स्वाति साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा। परवेज खटक साहब के बारे में भी कुछ केसेस हैं मालूम जबा के हवाले से गालबन। इस तरह अगरचे सिर्फ एक इंक्वायरी हुई है, लेकिन इंतखाबात से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी नैब ने तलब किया था। ये अलीम खान साहब की जो गिरफ्तारी है, ये तो अगरचे PTA की सफ़ों में से पहली गिरफ्तारी है, लेकिन खासी ज्यादा तादाद है उन लोगों की जिनके ऊपर या तो केसेस हैं या केसेस किसी मरहले में हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके रिएक्शन में और मुस्लिम लीग नून के रिएक्शन में क्या फर्क रहता है। अब ये जो बैलेंसिंग एक्ट वाली बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग फैक्टर वाली, इसका खदशा आज से कुछ माह पहले अलीम खान साहब एक मीडिया टॉक में कर चुके थे। वो कह रहे थे कि जी मैं करप्शन से नहीं, मैं नैब से नहीं भागता, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे खिलाफ जो केसेस हैं उनको एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद वीडियो बयान जारी किया है तर्जमान जो हुकूमत पाकिस्तान है और वज़ीर इत्तलात हैं, उनमें भी अगर आप आखिरी फिक्रा सुने तो उसमें एक मरतबा फिर उन्होंने इशारतन कहा है कि वो नैब की इंक्वायरी बर्दाश्त करेंगे और अदालतों का सामना करेंगे, लेकिन बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर यह नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि खुद वही तकरीबन बयानिया जो है जो मुस्लिम लीग नून अपना रही थी, अब उसी बयानिए को रफत ये बताइएगा कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि याजुल हसन चौहान ने भी कहा कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है और हम सामना करेंगे, हम दूसरी जमातों की तरह बिलखुसूस नून लीग की तरह हम जो है हर्जा सराई नहीं करेंगे इस इदारे के ऊपर। जबकि वाज़ेह तौर पर इस वक्त जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है। क्या कहेंगे रफत साहब, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ा है? इमरान, देखें जितनी भी बातें अब तक सामने आई हैं, जिस तरीके से नैब को हदफ तनकीद बनाया गया, तो उस सारी सूरत हाल में अलीम खान की गिरफ्तारी को आप बैलेंसिंग ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक और तनाजुर में देखूंगा। मैं ये कहूँगा कि जो ये गिरफ्तारी अलीम खान की आज हुई है, ये पेशमा पहले से कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ और होंगी, और वो सिंध में भी हो सकती हैं अहम गिरफ्तारियाँ, और इसके अलावा पंजाब में भी हो सकती हैं और दीगर जगहों पे भी हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले राह हमवार की गई है, पहले तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अलीम खान खास हदफ थे, हर मामले में अलीम खान का नाम आता था, लिहाजा उन्हीं से आगाज किया गया है ताकि कुछ कहने का मौका ना मिले। आने वाले दिनों में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आसिफ अली जरदारी के हवाले से, वो खासा अहम है, और उसमें ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के हलकों में उस पर परेशानी भी है। फिर जो उनकी बहन फरियाल तालपुर है, उनके हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी में। तो बात यह है कि वो कुछ गिरफ्तारियां ऐसी करनी है जिसके लिए ये ज़रूरी था, वरना अगर बराह रास्त पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां कर ली जाती तो मजीद शोर मचता, नैब के हवाले से मजीद सवालात उठते और हिज़्ब इख्तिलाफ को ये कहने का बासानी मौका मिलता कि सिर्फ एक तरफा एहतसाब किया जा रहा है। लिहाजा आज की गिरफ्तारी को हमें इस तनाजुर में देखना होगा कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होनी है, जो सिंध में इसके बहुत वाज़ेह इम्कानात है कि सिंध में वो गिरफ्तारियां होंगी, और यकीनन वो गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हो सकती हैं। आज आपने एक चीज़ और देख ली होगी कि जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको भी जाने से रोका गया
एयरपोर्ट पर, तो ये तमाम चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, ये एक मरबूत हिकमत अमली के तहत हो रही हैं और बिल्कुल ये बैलेंसिंग लगती है। वरना अलीम खान को इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, खासे मुतालबात आए थे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, लेकिन ये अगर साथ साथ ये काम होता रहता तो आज ये सवालात नहीं उठते। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि ये पेश खेमा है कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अनवार हाशमी, ये पेश खेमा है क्या आगे आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी? और यही वजह है शायद कि ऑपोजिशन जो है उसने तादियाने नहीं बजाए अलीम खान की गिरफ्तारी पर। हाशमी साहब देखिए, ये रिफत साहब की बात बिल्कुल ठीक है। पंजाब में तो अभी कोई ऐसा मजबूत केस नहीं है कि जो नए लोगों की फौरी गिरफ्तारी हो। वैसे तो चौधरी बरादरान का भी केस जो है वो नैब में मौजूद है, लेकिन अभी वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। ये सिंध वाली बात ज़्यादा जो है बावजन लगती है, लेकिन इस सारी के साथ साथ जो इससे लिंक करती हुई चीज़ चल रही है, वो जो आप NRO डील और ढील की बात करते हैं, तो आज अगर आप शेख रशीद की बेचैनी देखें तो वो बड़े कई सवालात जन्म दे रही है। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान को बताऊंगा, मैं इमरान खान को आगाह करूंगा। इसका क्या मतलब है कि ना क्या नैब जो है मुलजमान के साथ कोई डील कर रही है या कोई तीसरी कुव्वत ऐसी डील कर रही है? वरना इमरान खान को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर NRO गवर्नमेंट कर रही है तो ये एक ऐसी चीज चल रही है जैसे कि आप आगे चल के बात करेंगे कि नवाज शरीफ की बीमारी और उसके दरूने खाना भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से उनके मौक़िफ़ बड़े अजीब अजीब सामने आ रहे हैं, बीमारी के हवाले से भी, जेल में रहने के और अस्पताल में रहने के भी, और शेख रशीद की बातें, और अभी फवाद चौधरी ने भी इशारा दे दिया है। तो इसका मतलब दो पहलू होते हैं। एक पहलू होते हैं कि कहीं ना कहीं लचक पैदा करने के लिए बात हो रही है और वो बात कोई और कुव्वत को कोशिश कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है, तो फिर शेख रशीद के बयान आते हैं। तीसरी बात जो NRO की बात फवाद चौधरी करते हैं कि हाँ जी, कभी तो वो इनकार करते हैं और कभी कहते हैं कि प्ली बैरगन का कानून अभी तक मौजूद है, इतने 100 अरब रुपए देंगे तो जो है मामला तय पा भी सकते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये सारी फिजा जो है शकूक व शबात को जन्म देती है। और अगर अलीम खान का केस भी उसी डगर पे आ गया, इमरान खान तवक्को कर रहे हैं या PTI तवक्को कर रही है, क्योंकि ये कितना बड़ा वो एक्ट हुआ है अलीम खान वाला कि जो रुका हुआ था अपोजिशन के साथ मिलकर, जो PTI के लोगों को खदशा था कि इस कानून में तब्दीली की जाए, तो अब वो एक बड़े फेज की तरफ बढ़ गया है वो मरला अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद। तो आने वाले दिनों में आपको असेंबली के अंदर भी तेजी नजर आएगी कि अगर हम कुछ कामयाबी नहीं हो पा रहे, एक तरफ डील और ढील हो रही है, तो क्यों ना इस एक्ट में तब्दीली कर दी जाए ताकि कोई बैलेंस पैदा हो सके। तो ये काफी चीजें आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। तारिक चौधरी साहब, ये डील और ढील क्या तासुर इस वक्त जा रहा है? फवाद चौधरी कल आसमा के प्रोग्राम में, और उनका कहना था कि $3 बिलियन जो ढील नहीं होगी, ये मिसकम्युनिकेशन है। क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? कंफ्यूजन क्यों है इतनी माहौल में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं, शायद हुकूमत में भी ऐसे होंगे ज़रूर, जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि कोई डील हो जाए और नवाज शरीफ जो है वो और अपने अहले खाना के साथ या बाकी फैमिली के लोगों के साथ पाकिस्तान से चले जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ जेल में हो या जेल से बाहर, उनके लिए बहरहाल वो एक प्रेशर का बायस है, और वो समझते हैं कि हुकूमत को अगर खुल के काम करना है तो उसके लिए उनका चले जाना ज़रूरी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ वज़रा ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा वो बेचैनी में नजर आते हैं और बहुत ज़्यादा मुसलसल गुज़श्ता कई दिनों से वो हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर रोज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी न किसी बहाने से वो डील का जिक्र करते हैं। बल्कि उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को कि उन्होंने कहा कि मैं 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें बहुत बड़ा धमाका करूंगा और इमरान खान साहब से कहूंगा कि वो डील ना करें ना डील करें। फिर कभी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के अलावा कोई डील या डील नहीं कर सकता। अब देखिए, किसी भी डील के पाकिस्तान में 3 फरीक हो सकते हैं। अब इस डील का एक फरीक तो नवाज शरीफ है, वो आज भी अभी जो आखिरी उन्होंने बयान दिया और जब उन्होंने कहा कि मुझे जेल वापस भेज दिया जाए, तो वो जो बंदा जेल जाने के लिए तैयार हो, उससे तो नहीं लगता कि वो डील का ख्वाहिशमंद होगा। इससे पहले जब वो पिंस में बीमार होकर आए थे, तो जैसे उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई, उन्होंने कहा मुझे जेल ले जाया जाए। उनकी फैमिली के बाकी लोग भी कह रहे हैं, उनकी जमात के लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमने डील करनी होती तो 13 जुलाई को कर लेते, जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे, वो वापस ना आते और वहीं रहते, कोई ना कोई अपने मसल्स भी तो सिखा सकते हैं, बार्गेनिंग पावर भी तो हो सकती है ना, बार्गेनिंग पावर भी तो बात मुकम्मल कर। इमरान बात मुकम्मल कर, मैं ये कह रहा हूँ
कि दूसरा फरीक उसका हुकूमत है। हाँ। अब हुकूमत कहती है कि हम तो डील नहीं करेंगे। आज जो बयान जारी किया वीडियो में, उसमें भी एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है कि जी हम तो कोई डील नहीं दे रहे। ना डील देने वाला मान रहा है और ना जो डील दे सकता है वो मान रहा है। फिर इसका मतलब ये है कि जो बेचैनी है फिर डील कहीं और से दी जा रही है, और अगर कहीं और से डील आ रही है तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर डील होनी हुई तो फिर हुकूमत नहीं रोक सकेगी उसको। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है वो जो दो फरीक हैं वो तो एलानिया कह रहे हैं, फिर जब उस डील के दो फरीक एलानिया कह रहे हैं कि न देने वाला मान रहा है न लेने वाला मांग रहा है, तो फिर डील कौन दे रहा है? या तो फिर यह है कि उस डील के बारे में शेख रशीद साहब या फैसल वाडा साहब या कोई और मिनिस्टर सामने आए और खुल के कहे कि क्या बातचीत किससे चल रही है। जो दूसरी बात आपने की कि जी जो प्ली बार्गेन की है, अब प्ली बार्गेन जो है वो पाकिस्तान के कानून में शामिल है, नैब के कानून में शामिल है। अगर किसी देरी हुई तो फिर वो मानेगा पहले अपना जुर्म, फिर वो पैसे जमा कराएगा, और पैसे जमा कराने का मतलब ये है कि फिर वो करप्शन मान लेगा। क्या नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है ये मानने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जाहिर है अगर वो पैसे दे देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो करप्शन मान लेंगे, तो फिर तो उनका सियासी मुस्तकबिल जो है नवाज शरीफ का और जो लोग पैसे देंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मामला जो है वो प्ली बार्गेन तक पहुंचा हुआ है। प्ली बार्गेन का मामला कोई खुफिया नहीं होता, वो कोर्ट में जाता है। ठीक है। नैब और जो दूसरा फरीक है वो दोनों रजामंदी करते हैं, फिर कोर्ट उस पर फैसला करती है। तो मेरा ख्याल है कि नैब और बाकायदा उसमें एक जो है वो गिल्टी डिक्लेयर होता है। रफत साहब यहाँ पे डील लेने वाला जो है वो कह रहा है मुझे चाहिए नहीं है, देने वाला जो है वो कह रहा है कि मैं दूंगा नहीं। तो तीसरे फरीक, जब तीसरे फरीक की बात कर रहे हैं, वो अगर डील देने पे आएगा तो फिर आगे ना लेने वाला कुछ कहेगा ना देने वाला कुछ कहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तीसरा फरीक फिर सोच क्या रहा है? क्या तीसरा फरीक इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं हुकूमत किस हद तक डिलीवर कर पाई, किस हद तक वो कामयाब है या किस हद तक नाकाम है, उसके ऊपर कुछ सोच रही है? क्योंकि जाहिर है कि मुल्की मामला चलाने के लिए एक पैरेलल निजाम जरूर होना चाहिए, एक मुताबादिल जरूर होना चाहिए। यहाँ हालात आपके सामने, गुड गवर्नेंस के हालात आपके सामने, तो तीसरा फरीक सोच क्या रहा है? इमरान, पाकिस्तानी सियासत में एक ये तीसरे फरीक का जो किरदार है ना, जो बहुत मुबहम है और जिस पर बात करते में हर आदमी कतराता है, जिक्र नहीं करता। चाहे आप कहीं पे भी जाएं, सियासत में हो, मईशत में हो, अब तो मईशत में भी उस हवाले से गुफ्तगू होने लगी है। तीसरा फरीक, मुबहम नाम कोई भी नहीं लेता। बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से सारी बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मामला इतना सीधा साधा आसान है। शरीफ फैमिली की तरफ से एक पुरस्कार खामोशी है, बल्कि मैं तो ये बात कहूँगा कि जिस तरह मरीम नवाज अस्पताल आ रही हैं जा रही हैं, उनके चेहरे पे जो अफसरदगी नज़र आती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक कामयाब सियासतदान बनना चाहती हैं, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी देखा है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जब सियासत में सरगर्म हुई थी तो आप देखते कि वो किस तरीके से आती थी, बड़ी एग्रेसिव अंदाज में गुफ्तगू करती थी, कहीं उनके चेहरे पे मायूसी नजर नहीं आती थी। तो मैं ये देखता हूं कि मरीम नवाज के चेहरे पे एक मायूसी है, एक खामोशी है, एक फिक्रमंदी है, और इसका मतलब है वो कुछ जानती हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। लिहाजा इतनी मुबहम बातों के बजाय इन चीज़ों पर से पर्दा उठना चाहिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो असम्बली में उस पर डिस्कस होना चाहिए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उनके भाई हैं मियां नवाज शरीफ के, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। अगर बीमारी के हवाले से वो बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या उस हवाले से कोई डील हो रही है, मैं डील का लफ्ज़ बड़ा वैसे नेगेटिव लफ्ज़ है, मैं कहूँगा कोई बातचीत हो रही है तो वो भी सामने लानी चाहिए। अगर वाकई वो बीमार है तो उनको जाना चाहिए, अदालत उन्हें इजाज़त दे देती है तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन क्या बात यह है कि फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत कहाँ पर होगी? और वो बात बिल्कुल तारीख की सही है कि कहीं ना कहीं इनसे फिक्रमंदी है। शेख रशीद ऐसे ही सरगर्म नहीं हुए हैं, वो जानबूझ के इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अगर उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनके बयानात को निकाला जाए तो वो इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो लिहाजा ये सब बातें अब खत्म होनी चाहिए, और नवाज शरीफ की या मौजूदगी की वजह से ये तहरीक इंसाफ महसूस करती है, अपने इनर सर्कल में इस बात का एतराफ भी करते हैं कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में हुकूमत चलाना आसान नहीं हो रहा है। तो लिहाजा उनको आसान रास्ता देने के लिए कोई ऐसा वे आउट देने की कोशिश की जा रही है जिससे दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स भी खराब ना हो, और इस तरफ जो तहरीक इंसाफ को भी जो मुश्किलात दरपेश है वो ना है। क्योंकि असम्बली में भी कोई काम नहीं हो रहा, सियासत में भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो। कहीं नहीं हो रहा, जो माहौल है इससे पूरी कौम को, पूरे मुल्क को इस वक्त निकालना है। उसी मुतबादिल निजाम की मैं बात कर रहा था। नाज़रीन,
नाज़रीन एक यहाँ पे चलेंगे, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से और फैजाबाद धरने के तहरीरी फैसले के हवाले से। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रफत सईद, अनवार हाशमी और तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी साहब, जानना चाहेंगे इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से अस्पताल उनको रिकमेंड किया जा रहा है, अस्पताल भेजा जा रहा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए। इस पे तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो है वो उनका कहना है कि नवाज शरीफ अपनी सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं और उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इसका फैसला वो नहीं करेंगे बल्कि डॉक्टर्स करेंगे। तो क्या इस वक्त सुनगुन है आपको? देखिए, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान को एक ख़ास सतह पे आके ये बयान देना पड़ा है। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो बीमार हैं और उन्हें बहुत सी बीमारियां लाहक हैं, जिसमें उनको दिल का मर्ज़ है, वो लंदन में बाईपास करवा चुके हैं, शुगर की बीमारी उनको है, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको है, उनको किडनी का में पथरी का जो प्रॉब्लम है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें तमाम बोर्ड्स, तमाम रिपोर्ट्स साबित कर चुके हैं। तो इस बीमारी की रिपोर्ट्स में तो कोई सियासत नहीं है। मेरी राय के मुताबिक हुकूमत ने तो अभी तक जितने मराइल से ये गुजरी हैं इसमें अपनी तौर पे तो जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मसलन जेल में बेचैन थे, मुस्लिम लीग बात लगा रही थी, तो महकमा दाखिला के बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाए, उनको प्रॉपर अस्पताल शिफ्ट किया गया, अस्पताल में तमाम टेस्ट हुए। फिर उसके बाद इस अस्पताल के बोर्ड ने रिकमेंड किया कि अगर दिल के आर्जे के लिए इनको प्रॉपर चेकअप कराना है तो मज़ीद इनको रखा जाए, और महकमा दाखिला ने दोबारा यही कहा कि वो सर्विसेज अस्पताल में और उसके साथ कार्डियोलॉजी सेंटर चूँकि उसके साथ अटैच है, तो जब भी उन डॉक्टरों की ज़रूरत हो इलाज कराते रहें। तो आज जो नवाज शरीफ का एक बयान जब सामने आया कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे किस तरीके से खाना बदोशों की तरह कभी सर्विसेज ले आते हैं, कभी कार्डियोलॉजी ले आते हैं, मुझे जेल वापस भेजा जाए। तो ये वो एक ऐसा सवाल था या उनका बयान था कि जिसको समझने की ज़रूरत थी कि ये बेचैनी क्यों है, क्योंकि 100% सियासतदान अगर वो जेल में हो या कोई मुलजिम हो तो उनके लिए अस्पताल बहुत बड़ी नेमत होती है, और अगर हुकूमत खुद उन्हें पूरा मौका दे रही हो तो असल में वो चीज़ मुंह से नहीं कहना चाह रहे जो कि उनकी पार्टी के कई रहनुमा जो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके ज़हन में है कि शायद ये कुछ वो वाली डील हो कि मुझे इलाज के बहाने प्रॉपर बैरून मुल्क भेज दिया जाए। तो जब वो खुद भी मुंह से ये बात नहीं कह सकते और अभी उनको रिकमेंड भी नहीं किया जा रहा, तो इस कन्फ्यूजन की वजह से उन्हें कहना पड़ा कि मुझे तो जेल वापस भेज दिया जाए, अदरवाइज उन्हें अस्पताल में कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। तो बहरहाल अभी तक तर्जुमान को फिर कहना पड़ा कि ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश नहीं चलेगी कि जेल भेज दें, हमारे डॉक्टर जब तक मुतमईन नहीं होंगे कि इनकी सेहत जो है अब नॉर्मल है तो फिर जेल भेजा जाएगा, वरना अस्पताल में ही रखा जाएगा। ये सूरत हाल है आज शाम। ठीक है, यानी ज़ाहिर है कि एक आसाब शिकन माहौल है जिस सामना है नवाज शरीफ साहब को। अब हम बात करेंगे फैजाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पे। तारिक चौधरी साहब, बहुत वाज़ेह जो है वो बातें इस आज के इस तहरीरी फैसले में बड़ी सख्त और वाज़ेह बातें कही गई हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इस आज के फैसले के हवाले से, तहरीरी फैसले के हवाले से? मेरा ख्याल है कि जो अदालती फैसला है उसमें जो बातें की गई हैं, पाकिस्तान में अखबारात पढ़ने वाला, मीडिया को फॉलो करने वाला या सियासत से दिलचस्पी रखने वाला कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसके मुशाहदे में ये बातें नहीं आई। जो धरना हुआ था उसके बारे में भी बहुत सी बातें इससे पहले कही जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। 126 दिन के धरने की बात कर रहा हूँ। फिर जो फैज़ाबाद वाला धरना था उसकी वजूहात कुछ मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बारे में भी सब कुछ लोगों को पता है। उसके हवाले से वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। उसके हवाले से जिन सियासी जमातों का जिक्र नुमाइंदे थे वो नहीं तौर पर शिरकत उन्होंने की, वो टीवी प्रोग्रामों में आके कहते रहे। तो ये सारी बातें तो उनमें से कोई नई बात नहीं है। अब देखना ये है कि एक जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है वो कर क्या सकती है। मेरा ख्याल है कि अदालत ने अपना फ़र्ज अदा किया है। अदालत जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती। अदालत जो है वो किसी जो कानून साज अदारा है उसको मजबूर भी नहीं कर सकती, उसको सिर्फ जो रहनुमा असूल वज़ा कर सकती है। मेरा ये ख्याल है एक आम आदमी के तौर पर, चूँकि मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालत ने
आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए, आइंदा इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, ज़ाहिर है जब अदारे इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी वजह से, तो फिर उन अदारों की क्रेडिबिलिटी पर हर्फ आता है, साख ख़राब होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया है, उसके नतीजे में हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारे मीडिया के लिए और हमारे फैसला साजों के लिए, बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में फैसला साजी में शामिल हैं, उन सब के लिए रहनुमा असूल वज़ा कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या हम इससे सीखते हैं, यानी क्या हम आइंदा ऐसे इकदाम करते हैं, ऐसे SOPs बनाते हैं, ऐसी कानून साजी करते हैं कि किसी अदारे को किसी और वजह से, किसी अदारे को किसी भी वजह से इस तरह के मामलात में मुलव्वस होने का मौका ना मिले। मेरा ख्याल है हमें सीखने का मौका मिला है और हमें अपने मामलात को दुरुस्त करने का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा असूल वज़ा कर दिए हैं, देखना यह है कि हम इन असूलों से फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। रफत साहब, कराची का भी तस्करा है सानेहा 12 मई का, और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर 12 मई के सानेहा इस पे सजाएं दी जाती, जो इसमें मुलव्विस थे, जो पोलिटिकल लोग थे, जो कायदीन थे, उनको सजाएं दी जाती, तो उसके बाद आज ये फैजाबाद वाला धरना जो है वो नहीं होता, ये चीजें नहीं हो पाती। आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है कि 12 मई पे इससे पहले भी बहुत ज्यादा बात की गई, लेकिन हाथ बंद जाते हैं लोगों के, आके सियासी जमातों के और इंतजामिया के फिर हाथ बंद जाते हैं बहुत सी जगहों पे, और यही जो है तारिक साहब ने भी बात की है। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त का, अदालत का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये अगर 12 मई वाले मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से हो जाती, उसमें मुलव्विस लोगों के नाम सामने आ जाते और उन्हें करार वाकई सज़ा दे दी जाती, तो शायद और दीगर सानियात नहीं होते और इस किस्म के वाक़यात नहीं होते। अब मामला ये आता है कि कार्रवाई, तो बात है कि वहाँ 12 मई के मामला इतना सादा नहीं है जितना कि हमें बज़ाहिर नज़र आता है। उसमें बहुत सारों के पर जलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, उसमें उस वक्त के जो सरबराह थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम आता है, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चूँकि फ़ौजी सरबराह थे तो उनसे जुड़े हुए इदारों का नाम आता है। इसके अलावा और दीगर बहुत सारी सियासत हो रही थी उस मसले पर, जिसमें कई इंसानी जानें भी गई, सियासी जमातें भी हैं। आज जो सियासी जमातें उसमें बड़ा फाल किरदार अदा कर रही थी और आपस में दस्तो गिरबात थी, बाद में हुकूमत भी बनाई उन्होंने। तो अगर एक के साथ भी कार्रवाई होगी तो फिर दीगर के मामला भी खुलते चले जाएंगे, और यकीनन अगर ये कर लिया जाता तो आइंदा रोकथाम हो सकती थी। ये बिल्कुल सही कहा, और अब भी मौका हाथ से नहीं गया है। अगर उसकी अब भी तहकीकात करवाई जाए तो और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उसमें MQM का किरदार सामने आएगा, उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों का किरदार सामने आएगा, उस वक्त की अदलिया का एक मामला सामने आएगा, उस वक्त जो सरबराह हुकूमत थे उनका किरदार सामने आएगा, इंटेलिजेंस एजेंसियों का मामला सामने आएंगे, उसमें AMP का मामला आएगा। तो आप किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये हो जाता तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। तो आज शायद बहुत सारे मामला, बहुत सारे धरने, ताहिरुल कादरी के जो धरना था उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। इमरान खान ने जो धरना दिया उसके मुताल्लिक भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो भी किसी ना किसी के कहने पर किया गया था। तो ये सारे धरने ऐसे हैं जो पुरस्कार धरने हैं, जिनके पीछे कोई मकासद थे और यकीनन कोई कुव्वत थी, और वो सामने आनी चाहिए। प्रोग्राम को बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि बहुत सेंसिटिव बातें और बहुत ऐसी बातें कि जिनके ऊपर अमल किया जाता तो बड़े दूररस नताइज निकल सकते थे और यकीनन अभी भी निकल सकते हैं। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत की, और इस वक्त फैजाबाद धरने के हवाले से जो तहरीरी फैसला है उसमें जो ऑब्जर्वेशन, जो बातें कही गई हैं उस पर अनवार हाशमी, इस तहरीरी फैसले में इमरान खान का जो धरना था, PTI का जो धरना था, उसके हवाले से भी कहा गया कि उस धरने ने भी डिलीवर नहीं किया, उससे भी कौमी खजाने को बड़ा भारी नुकसान हुआ था। और साथ ही साथ ये भी है कि जो इन्होंने इल्जामात लगाए थे उस पर माफी तक नहीं मांगी। ये हमारी जो रविश है सियासत में धरनों की, इसे किसी भी लेवल पे पसंद नहीं किया जा रहा, और तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बात कह रही है। देखिए इमरान सुल्तान, हर हुकूमत के लिए धरने, लॉकडाउन और ये जो मजहबी एहतजाजी मुजाहरे थे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये जो 43 पेजेस का फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए इतना अच्छा मौका है कि उसमें जो रिकमेंडेशन और आर्डर दिया गया है, वो आर्डर की एक लाइन ये है कि आप हुकूमत जो है स्टैंडर्ड प्लान बनाए। उसमें निशानदेही कर दी गई है
कि इंटेलिजेंस इदारे और हसास इदारे और बाकी अपने मंडेट से तजावुज़ भी ना करें। उसमें आइनी तौर पे ये भी राय दे दी गई है कि जिस तरह इशात पे या नशरियात में मदाखलत करते हैं इदारे, वो भी ना किए जाए ताकि इज़हार राय भी बरकरार रहे। और दूसरा जो है, पब्लिक की जो आमदोरफ्त होती है आज़ादाना, वो धरने या एहतजाज ऐसे हों कि वो बिल्कुल रुकावट ना बने। तो इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन लाइन दे दी है, अदालत का फैसला है। तो ये अब जो एक स्टैंडर्ड प्लान अगर तैयार करके उसकी कानून साजी कर ली जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मौका नहीं है। ये अदालत की तरफ से आपको सपोर्ट किया गया है उसकी। जी तारिक साहब, क्या इस पे कानून साजी होगी? क्योंकि हमेशा ऐसे मौके पे कहा यह जाता है ये एहतजाज और ये हमारा जमहूरी हक है, ये जमहूरियत उल्टा नुकसान पहुंचाती है, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी एहतजाज के हक को तस्लीम किया गया है, इससे तो इनकार नहीं किया गया। लेकिन एहतजाज का दुनिया भर में तरीकाकार होता है, उसकी कुछ लेजिटिमेट उसकी हदूद क़यूद हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और उसमें ये कहा गया है कि एहतजाज जो है वो तोड़ फोड़ का जरिया नहीं होना चाहिए, एहतजाज से इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और नॉर्मलसी ऑफ जनरल लाइफ जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है, मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये बड़ा सुनहरा मौका है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सियासी जमातों के लिए, कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा असूल मौजूद हैं। उन रहनुमा असूलों की मौजूदगी में वो कानून साजी करें। दारुल हुकूमतों में जहाँ ज्यादातर धरने होते हैं, कराची में होता है, बाद में कोई मर्कजी शाहराह जो है, आर्टरी है, फैजाबाद है, उसको बंद कर दिया जाए और लोग कहें कि उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनका मुतालबा ना मान लिया जाए। देखिए, मुतालबा करना जो है हर शख्स का हक है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या वो मुतालबा लेजिटिमेट है या नहीं, क्या वो मुतालबा आइन के मुताबिक है या नहीं, और क्या उस मुतालबे को हल करने का कोई तरीका और भी मौजूद है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा गोल्डन मौका है, सुनहरा चांस है। अगर इससे फायदा ना उठाया गया तो मेरा ख्याल है आने वाली बहुत सी हुकूमतों को बहुत से धरने जो है वो फेस करने पड़ते रहेंगे। जी रफत साहब, आप क्या कहेंगे? वंस फॉर ऑल पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज हो जाएगी, पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो जाएगा इस मुल्क में? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में अगर धरना कल्चर को मुतारिफ करवाया है तो वो तहरीक इंसाफ ने करवाया है। इमरान खान और ताहिर अल कादरी के जो धरने थे यही मशहूर हुए थे, और इस किस्म के धरने दुनिया भर में कहीं नहीं होते कि मोबाइल बाथरूम से लेकर राशन पानी तक लेकर आप उस जगह आकर बैठ जाएं और स्टेट की रिट को चैलेंज करें। स्टेट की रिट चैलेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और इसी से जो है अफरा तफरी फैलती है और यही चीज़ जो है आगे चलकर नुकसानदेह साबित होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले की रोशनी में ये चीजें अब मुतय्यन हो जानी चाहिए, और इससे एक सियासी धरने, एहतजाज, इन सब चीजों को कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से नहीं कि आम आदमी परेशान हो, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी जाए। और अब तक जो पाकिस्तान में धरने हुए हैं, खासतौर से इस्लामाबाद में, कराची में, इससे आम शहरियों को बेपनाह परेशानी हुई है और किसी ने इस पे खुशदिली से इन्हें कबूल नहीं किया है। लिहाजा इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वे आउट दिया है, अब इसका फैसला सियासतदानों को करना है। Well, as you said कि पीटीआई ने ये मुतारिफ कराए तो पीटीआई के पास ही एक सुनहरा मौका है इस वक्त अपने उस रॉन्ग डूइंग का अजाला करने की, इस जमहूरी कल्चर को सही करने की, इस मुल्क में सही सियासत को आगे लेकर चलने की। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, तारिक चौधरी और अनवार हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे शरीक थे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जो ट्रू लेटरल स्पिरिट में आज की जो ये तहरीरी स्टेटमेंट है, इसका फैसला है फैजाबाद धरने में, इसके ऊपर अमल किया जाए तो पाकिस्तान में एक मजबूत सियासत जो है, चाहे वो अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो या वो सड़कों पे हो, एक मजबूत सियासत जो है वो रोशनास होगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।